तो बच्चों, आज की कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़े थे और आज जो है हम जो है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है वर्चुअल क्लास में मेरी 100वीं क्लास है। आज कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास को मिला करके आज 100 क्लास पूरे हो गए हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा क्लास जो है अटेंड किया है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ये देखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में देखेंगे कि इसमें जो गुणसूत्र है, विभाजन के पश्चात उसकी संख्या क्या हो जाती है, मुख्य रूप से आधी हो जाती है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन एक दोहरे विभाजन की प्रक्रिया है जो जनन कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनरेटिव सेल या जनन कोशिकाओं में पूर्ण होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है ना। अब हम यदि इतिहास की बात करें, इतिहास की बात करते हैं तो देखते हैं तो जो बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1877 में सर्वप्रथम जो है जनन कोशिकाओं में इसको देखा था। उसके बाद 1888 में स्ट्रासबर्गर ने इसके बारे में स्टडी करके बताया। यदि मियोसिस शब्द की बात करेंगे तो फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में मियोसिस शब्द दिया। इनमें होने वाले विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली विशेषता यह केवल जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा, इसमें जो द्विगुणित कोशिका है वो उससे 4 हेप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये युग्मकों के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है, अर्थात जो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही हम देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन भी पूरी हो पाती है। लैंगिक जनन में भी सहायक होती है। विभाजन के बाद पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। और देखते हैं जो संतति कोशिका है मातृत्व कोशिका से भिन्न होती है, अर्थात जो भी संतति कोशिका बनेगी उसमें जो लक्षण होंगे है ना, वो मातृत्व कोशिका से कैसे होंगे, भिन्न होंगे। जबकि समसूत्री विभाजन में देखते हैं वो मातृत्व कोशिका के समान होती है। चलिए हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाविधि है उसको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो आज हम पहली बात करेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या है? इस विभाजन से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्थात फर्स्ट मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट मियोसिस होता है वो भी समसूत्री विभाजन की तरह 4 अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसको हम संक्षिप्त में PMAT के रूप में भी याद रखते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज भी एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। इसको भी जो है 4 भागों में बांटा गया है प्रोफेज को। तो प्रोफेज को यदि हम देखेंगे तो उसकी जो पहली अवस्था है उस पहली अवस्था को हम कहते हैं लेप्टोटीन अवस्था कहते हैं। तो लेप्टोटीन अवस्था यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं। इस लेप्टोटीन अवस्था में यदि देखेंगे तो केंद्रक के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और केंद्रिका इसमें उपस्थित होती है। केंद्रिका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है ना। केंद्रक का आकार जो है बढ़ा हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब सेल डिवीजन होने की तैयारी में है। तो सेल डिवीजन तैयारी के होने के कारण जो है कोशिका जो है सेल विभाजन के पहले अपनी पूरी तैयारी, साइटोप्लाज्म कोशिका ध्वज, उसमें मात्रा में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, इसलिए उसका आयतन बढ़ा हुआ होता है। गुणसूत्र को देखेंगे तो पतले धागे नुमा रचना के रूप में दिखाई देती है। इनमें बीच बीच में यदि देखेंगे गोल रचना इस प्रकार जो हमको दिखाई दे रही है, ये रचना जो होती है क्रोमोमेयर होती है ना। ये रचना क्रोमोमेयर के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पूरी प्रवस्था है लिप्टोटीन है, लिप्टोटीन प्रवस्था कहलाती है। सेंट्रियोल को भी देखेंगे तो सेंट्रियोल भी क्या हो गया है, यहाँ पर विभाजित हो गया है। तो ये चूंकि इंटरफेस का हमने इसलिए बनाया है कि तुलनात्मक रूप से हम देख सकें कि किस प्रकार जो विभाजन की प्रवस्था में गुणसूत्र में और इनके कोशिकाओं में क्या चेंजेस हो रही है। फिर अगली जो प्रवस्था है उसको कहते हैं जाइगोटीन प्रवस्था कहते हैं, है ना। तो इस जाइगोटीन प्रवस्था में यदि हम देखेंगे, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि गुणसूत्र ज्यादा स्पष्ट हो गए, किसकी अपेक्षा, इस लिप्टोटीन की अपेक्षा। तो जो क्रोमेटिन है
वो क्रोमेटिन जो है संघनित हो जाते हैं और गुणसूत्र को छोटे मोटे और स्पष्ट रचना के रूप में यहाँ पर परिलक्षित कर देते हैं। दूसरा, यदि हम मुख्य रूप से लक्षण यदि देखेंगे तो ये जो गुणसूत्र हैं समजात गुणसूत्र के जोड़ी बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के रूप में यहाँ पर स्पष्ट हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद इनमें सूत्रानुयुग्मन अर्थात सिनेप्सिस निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। पूरी जो प्रक्रिया को यदि हम पढ़ेंगे तो क्रॉसिंग ओवर है ना, या काइज्मा निर्माण की प्रक्रिया को हम अलग से भी पढ़ते हैं, उसकी क्लास अलग से करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि समजात गुणसूत्रों का जोड़ी बन गया है ना, और यदि हम देखें तो गुणसूत्र में जो संयुग्मन है ना, या फिर सूत्र युग्मन है, वो जीपर के समान होती है, अर्थात कहीं से भी किसी भाग से प्रारंभ होकर के उसके अलग अलग कोशिकाओं में अलग भागों तक है ना अलग अलग हो सकती है। ठीक है। सिनेप्सिस के बाद इसमें बाइवेलेंट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाए हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि समजात गुणसूत्र के क्या हो रहा है, युग्मन हो गया, और अर्ध गुणसूत्रों के लिए या अर्ध गुणसूत्रों में केजमा का बनना। ये जो आप देख रहे हैं दो अलग अलग कलर में हमने गुणसूत्र दर्शाया, तो इस जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में क्या हो रहा है, इसका जो सूत्र युग्मन सिनेप्सिस निर्माण हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइज्मा निर्माण कहते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों जाइगोटीन अवस्था के बाद अगले वीडियो में हम पैकेटिन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे।